डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं आपको बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक लेके आती हूँ। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके जिस तरह से मुझे कमेंट्स मिलते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। इसी दिशा में आज आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक और नया लॉ शुरू कर रहे हैं, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी तक हमने बहुत सारे कंपनी एक्ट पढ़े, कंपनी एक्ट के बहुत सारे टॉपिक पढ़े। आज मैं एक नया लॉ ले रही हूँ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और वो क्या कहता है, देखो, जो कंपनी एक्ट है वो कॉर्पोरेट लॉ होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारा बिजनेस लॉ है। ये थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ में क्या अंतर है। बिजनेस लॉ किसी भी बिजनेस करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप है, फाउंडेशन स्टेप है। यानी ये कहता है कि आपको जब बिजनेस करना होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक दुकान ही खोल के बैठोगे तभी आपको बिजनेस एक्ट या बिजनेस लॉ को फॉलो करना होगा। जब भी आप किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई एग्रीमेंट साइन करते हो लीगल इन्फॉर्सिबिलिटी के इंटेंशन से, तो आपको बिजनेस लॉ को फॉलो करना ही होगा। बस इसी दिशा में आपको कुछ नया जानकारी लेकर के आई हूँ अपने वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे आपका रिएक्शन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कि मैं आपको नए नए वीडियोस हर दिन देती रहूं और वो आपके नोटिफिकेशन में आता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरा ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। अब आप एक बात दिमाग में बिल्कुल सेटल कर लीजिए कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई भी आप बिजनेस करेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना ही पड़ेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक रिटन एग्रीमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करना। मुद्दा ये है एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करना जो एनफोर्सिबल भी हो, यानी लॉ के सामने जिसे प्रवर्तित किया जा सके या लागू किया जा सके, वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल मायने में, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, और अनुबंध में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, बस इसी को इस वीडियो में ध्यान देंगे। सबसे पहले आप मेरे बोर्ड पे देखेंगे मैंने लिखा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी एक्ट का नाम लिखो, अगर उसके फॉर्मेशन ईयर के बारे में जरा भी जानकारी रखते हो तो डेफिनेटली उसको इंट्रोड्यूस करो। गलत कभी मत लिखना, बेहतर है ना लिखना। लेकिन अगर आता है तो बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत क्लियर समझा रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मेशन ईयर पता है उस एक्ट का तो जरूर लिख के आना, छोड़ना मत। और एक्ट का नाम लगभग पूरा लिखना चाहिए हमेशा। कोशिश करो कि अपने एक्ट का नाम को पूरा लिखो, विद फॉर्मेशन ईयर लिखो, इससे आपके आंसर पे इंप्रेशन आता है। ठीक है, एक तो बात हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ईयर लिखना ही चाहिए। सेकेंड, आपने देखा मैंने एक शब्द लिखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है क्या, सिद्धांत है। हमारे जो बिजनेस लॉ में जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एक्ट है, वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस पे निर्भर करता है। वो ये कहता है द बायर बाइज एज चीपली एज ही कैन एंड द सेलर सेल्स एज कॉस्टली एज ही कैन। जो बायर है जितना संभव हो सकता है वो उतना ही सस्ता खरीदना चाहता है चीजों को, और जो सेलर है जितनी उसकी संभावना और उसकी ताकत होती है वो उतना ही महंगा देना चाहता है। अब आप सोचिए, एक बायर का सेलर के बिना काम नहीं चलता और एक सेलर का बायर के बिना काम नहीं चलता, और दोनों अपनी अपनी ताकतें लगा देते हैं, कितना सस्ते से सस्ता मैं खरीद लूं और कितना महंगे से महंगा मैं बेच लूं। तो इन दोनों के बीच के इस रिलेशनशिप को ही क्लैरिफाई करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कैसे काम चलेगा, किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने आप में ये समेटे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रिंसिपल है कि बायर अपनी ताकत इस्तेमाल करता है उस चीज को सस्ता खरीदने के लिए, यानी बार्गेनिंग पावर्स को और अपने बिहेवियर को दिमाग में लगता है, अपनी साइकोलॉजी को लगाता है, अपने सारे जो टैक्टिक्स हैं उन सबको लगा लेता है। और जो सेलर है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज करता है, वो अपनी जो कस्टमर को रीड करने की ताकत है उसको लगा देता है। तो ये दोनों जब अपनी अपनी ताकतें लगाते हैं तो ऐसे में हमारा लॉ क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह के संबंध को लगना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख लो कि कोई भी एग्रीमेंट हो, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो मौखिक में हो, यानी वो ओरल हो या रिटर्न हो, अगर उसका इंटेंशन लॉ एनफोर्सिबिलिटी है, उसी केस में वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ लॉ एनफोर्सिबिलिटी द एग्रीमेंट इज नॉट कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगी तब मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी मैं केवल एक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपको वीडियो का इंटेंशन समझ में आना चाहिए कि व्हाट वी आर स्टडिंग।
मैं इस समय आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं प्रपोजल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक्ट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो एक्ट क्या है उसके बारे में हम सतही तौर पे सब चीजों को छूते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उसमें गहराई में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो एक्ट है इसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं, ये 4 चीजों को कवर करेगा। देखो, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करेगा। उसके अलावा मैंने कहा 3 और चीजें हैं, इन तीनों को हम, अगर मैं ये कहूँ ये कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, तो ये जो 3 चीजें हैं ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। अगर इनको कहें हम ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये तीनों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 2 बड़े हिस्सों में बांटा हुआ है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 पार्टी होंगी, लेकिन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 पार्टी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्या क्या होते हैं? एक है इंडेमनिटी एंड गारंटी, हानि रक्षा पूर्ति और गारंटी। ठीक है, एक है बेलमेंट और प्लेज, यानी जो निक्षेपी और निक्षेप वाला होता है, गिरवी रखते हैं जिसमें चीजें। एक है एजेंसी, जैसे किसी के लिए एजेंट बन के काम करना, जैसे एक सीए है या सीएस है या एलए लीगल एडवाइजर वगैरह होते हैं। ये सब लोग एक एजेंट होते हैं उस प्रिंसिपल के जिस फर्म के लिए वो काम कर रहे होते हैं, जिनके लिए अपनी वो एक्सपर्टीज यूज करके सेवाएं दे रहे होते हैं। होपफुली आपको ये 3 बात समझ में आई होगी। मैंने कहा इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी, ये तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आप आगे पढ़ेंगे वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो जनरल आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा मानते हो, वो आपका जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, है ना। तो इस एक्ट के 2 पार्ट कर दिए गए, आगे जाकर के हर चीज को डिटेल में समझाऊंगी। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये किन 3 बातों से गवर्न होता है? 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन चीजों से गवर्न होता है। नंबर 1, फॉर्मेशन, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, एक अनुबंध बना कैसे है। नेक्स्ट, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर उसकी गवर्नेंस देखी जाती है, किस तरह से इसको निष्पादित किया जाएगा, किस तरह से इस काम को पूरा किया जाएगा जो शर्तों पे इसका कॉन्ट्रैक्ट बना है। नंबर 3, एनफोर्सिबिलिटी, उसमें इंटेंशन क्या है, लॉ के बिफोर उसे इन्फोर्सिबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप यकीन मानो, अगर ये वाला फैक्टर एब्सेंट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो मान लेना वो केवल एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट का नेक्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसमें एनफोर्सिबिलिटी वाला एलिमेंट शामिल हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रही हूँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 3 बातों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज फॉर्मेशन, नंबर 2 इज परफॉर्मेंस, नंबर 3 इज एनफोर्सिबिलिटी। अगर ये तीनों बातें उसमें शामिल होती हैं तभी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जब कंपनी लॉ के स्टार्टिंग करवाया था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक केस लॉ बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी का, राइट। आज भी मैं वही काम कर रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपके, जो बिजनेस लॉ में लगता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगता है, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, कोलकाता हाई कोर्ट का केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अगर आपने ये केस लॉ नहीं पढ़ा, नहीं समझा या नहीं कोट किया अपने आंसर में, तो मेरे हिसाब से अपने आंसर में आपने खुद वेटेज कम कर दी है। और मैं ये कहती हूँ कि आपको बिजनेस लॉ की नॉलेज बहुत कम है अगर आपको ये केस लॉ नहीं आता है। जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनता है केस लॉ के बारे में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप एलएलबी में हैं तब तो आपको केस लॉज पे ध्यान देना ही देना है, लेकिन अगर आप सिंपल कॉमर्स या पास कोर्स ऑनर्स में हो या फिर बीबीए कर रहे हो, यानी कॉमर्स की वो सारी चीजें जो एलएलबी से एक्सेप्ट हैं, उन कोर्सेज में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते केस लॉज के। लेकिन अगर आपने केस लॉ अपने आंसर में कोट कर दिया और हाईलाइट कर दिया, आप मान के चलना अपने आंसर की वेटेज आपने डबल कर दी है। तो मैं आपको ये केस लॉ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष कहाँ पे अप्लाई होता है? ये वहां अप्लाई होता है जहां पे हमें कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टनर्स, जो पार्टीज हैं उसमें। एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टी होती है। आप इतना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं अब आगे भी बताने वाली हूँ कि एसेंशियल या सैलेंट फीचर्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कम से कम 2 पार्टी होती ही होती है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब ये जो मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, उसमें कोई भी बंदे ज्यादा हो सकते हैं। मिस्टर ए वाली जो पार्टी उसमें हो सकता है 50-60 आदमी हो, मिस्टर बी में हो सकता है सिंगल बंदा ही हो या 200-500 आदमी हो, इट मे बी हैपन, लेकिन पार्टी तो 2 ही है ना।
तो मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। 2 पर्सन तो और एक पार्टी में हो तो दूसरी पार्टी नहीं हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये थोड़ी सी दिमाग में क्लियर रखनी है, मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। तो 2 पार्टी होंगी, उसमें क्या होता है, एक चीज आएगी, उन दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। और वो क्षमता में 3 बातें कही है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक, ना वो माइनर नहीं होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। नंबर 2, वो पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 3, कि उसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना किया हुआ हो, नॉट डिक्लेयर्ड एज इनकेपेबल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं आगे बढ़ाऊंगी और पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये समझ लो, ये जो माइनर वाला केस है उसी पॉइंट से रिलेटेड है। ये हमारा केस लॉ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, कोलकाता का केस है। 1903 में हुआ था, 1903 में ये केस हुआ था। और इसमें बहुत खास बात हुई थी कि ये जो धर्मोदास घोष है, इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी का सोल ओनर था, इसका मतलब जो ये अकेला एकमात्र वारिस था, और इसकी मदर का नाम था मोहरी बीवी। तो इसने, धर्मोदास घोष ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी को मोर्गेज रख के लोन सैंक्शन करवाया था ब्रह्मदत्त से। किससे? ब्रह्मदत्त से। ब्रह्मदत्त था मनी लेंडर, यानी साहूकार था, पैसा उधार देता था। तो मनी लेंडर के पास जा करके इसने 20,000 रुपए का लोन लिया। देखो 1903 में 20,000 की क्या वैल्यू रही होगी, आप अपने आप समझ सकते हो। मुद्दा वैल्यू का नहीं है, मुद्दा ये है कि उसने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं इतने समय बाद में ये पैसा चुका दूंगा, उस समय वो माइनर था, 17 साल और कुछ महीने का था उस समय पे। अब जब 17 साल और कुछ महीने का था, इसका मतलब वो एडल्ट नहीं था, मेजर नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वाले क्राइटेरिया पे फिट नहीं होता था। ब्रह्मदत्त ने उस बारे में ना तो पता किया था, ना ही धर्मोदास ने बताया था। मगर पॉइंट में टर्निंग कहाँ आया, टर्न ये आया कि जब मोहरी बीवी को पता चला कि इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी धर्मोदास घोष ने नहीं बताया था, वो धर्मोदास का घोष का जो प्रॉमिसरी नोट था वो मोहरी बीवी को मिल गया था। जब ऐसा मिला तो वो गई ब्रह्मदत्त के पास और उसने ये कहा कि जो मेरे बेटे के साथ तुमने ये जो लोन दिया है और ये जो प्रॉमिसरी नोट बनाया है, कितने टाइम बाद में वो विद इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट पे दिया था, विद इंटरेस्ट वो पैसा तुमको चुकाएगा, तो मैं बता दूं कि वो माइनर नहीं है, आप उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसने ये कहा कि एक बहुत 20,000 का ही तो लोन है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने मेरे को वादा किया है वो दे देगा तो वो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने माइनर नहीं है। अब मोहरी बीबी को समझ में आ गया कि ये काम गलत हो रहा है, उसने केस फाइल कर दिया। और उसने ये केस फाइल किया कि सारी इंक्वायरी की गई। जब उसने ये बात बताई थी, देखिए मोहरी बीबी ने जब ये बात बताई थी उस समय वो 18 साल का हो गया था, ध्यान दीजिएगा। तब ब्रह्मदत्त जो धर्मोदास घोष है वो 18 ईयर्स का हो गया था, कंप्लीशन हो गया था, यानी वो मेजर बन गया था। तब ब्रह्मदत्त ने ये कहा कि ठीक है ना, अब तो वो अवयस्क हो गया, तो जिस समय चुकाना है उस समय तो वयस्क हो ही गया ना, तो क्या फर्क पड़ता है, वो चुकाएगा भाई, 18 साल से ऊपर का हो गया। मोहरी बीबी ने इसी पॉइंट को बहुत ही मजबूत आधार बनाते हुए केस फाइल कर दिया था। उसने ये कहा जिस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, whenever the party comes to the enter in the contract, the one party is not attain the majority, तो उसमें से एक पक्षकार की अगर मेजॉरिटी एज नहीं आई है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। बस इसी बात को आधार बनाया गया और कोलकाता हाई कोर्ट ने और प्रीवी काउंसिल ने ये अपना जजमेंट दिया था कि बिल्कुल सही बात है कि जिस समय पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट, आपका मेजर होना बहुत जरूरी है एज अ बोथ पार्टी, दोनों ही पार्टीज का। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ था उसमें ये हुआ कि धर्मोदास घोष को इस चीज से मुक्त किया गया और ब्रह्मदत्त का वो लोन इन्होंने फिर वापस नहीं दिया और अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने वापस छुड़वा लिया। क्योंकि वरना ब्रह्मदत्त ने ये कह दिया था अगर आप लोन नहीं दोगे तो मैं आपका जो गहना वहना है, प्रॉपर्टी है, वो मैं वापस नहीं देता हूँ। तो मोहरी बीवी ने इसीलिए केस लड़ा क्योंकि उनका तो वही संपत्ति थी, उन्हें तो वो चाहिए थी। लोन वापस हम देंगे नहीं, क्योंकि आपको जब मैंने बता दिया था कि मेरा जो बेटा है वो मेजर नहीं हुआ है, तो तब भी आप अगर लोन देते हो और इस चीज को कंटिन्यू करते हो तो इट्स योर फॉल्ट। आपको मैं बता दूं, इस चीज को कहते हैं जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ना हो और ऐसी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो ना ही तो वो वैलिड होता है और ना ही वो वॉइडेबल होता है। द ओनली थिंग इज वॉइड एब इनिशियो। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत से।
जब भी किसी माइनर बंदे के साथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो ना ही तो वो वॉइडेबल होगा और ना ही तो वो वैलिड होगा, ना ही तो वो वैध होगा और ना ही वो व्यर्थहीन होगा, लेकिन वो तो व्यर्थ हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये आप आगे पढ़ेंगे कि मैं कैसे आपको समझाऊंगी वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है और वैलिड क्या होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी दोनों में से कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी को कंप्लीट नहीं करती होगी तो ऐसे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट, चाहे बहुत अच्छी इंटेंशन से ही किए गए होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। एब इनिशियो फ्रेंच टर्म है और हमारे लॉ में बहुत सारी टर्म्स आपको मैक्सिमस में फ्रेंच टर्म्स पढ़ोगे, क्योंकि ये हमारे फ्रेंच लॉ से ली हुई चीजें हैं, वो एज इट इज हम अभी भी फॉलो करते हैं। तो इसको कहा जाता है दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो, यानी एट द बिगिनिंग दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, नॉट वैलिड, नॉट वॉइडेबल। तो ये आपको मैंने जो एक केस लॉ बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक मोटी मोटी चीज याद रख लेनी चाहिए कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का एक मेजर रोल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ आगे बढ़ते हुए मैं बता रही हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप डेफिनेशन पढ़ने वाले हो वो बहुत सारी आएंगी। उन बहुत सारी डेफिनेशंस को मैं इस समय केवल विद सेक्शन बता रही हूँ, टर्म्स में, डिटेल नहीं बता रही हूँ और डिटेल बताऊंगी आगे के वीडियोस में। जैसे आप पढ़ेंगे प्रपोजल, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए सेक्शन में कवर होती है। प्रॉमिस, प्रपोजल क्या होता है, जिसको ऑफर कहते हैं, जब पहली बार कोई ऑफर किया जाता है, क्या हम ऐसा कर ले कि मैं तुम्हें संपत्ति बेचना चाहता हूँ या मैं तुम्हारी जमीन बेचना चाहता हूँ या तुम मेरे से जमीन खरीदना चाहते हो, वट एवर इट इज। प्रॉमिस, जब एक पार्टी के ऑफर किए जाने पर दूसरा व्यक्ति अपनी एक्सेप्टेंस देता है या प्रॉमिस करता है या वादा देता है या कंसेंट देता है, उसको बोलते हैं प्रॉमिस। वो सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। अगर तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अल्फाबेटिकली आगे बढ़ते हैं। एक बात और जो मैंने पहले भी आप अपने वीडियो में बताई है, आज फिर से मैं आपको रिकॉल करती हूँ, जब भी किसी भी एक्ट में डेफिनेशन पढ़ोगे हमेशा सेक्शन 2 में कवर होती है डेफिनेशन। सेक्शन 1 हमेशा उसकी एनफोर्सिबिलिटी को बताता है, यानी कहाँ कहाँ लागू हो रहा है ये एक्ट, और सेक्शन 2 हमेशा उसकी डेफिनेशन को बताएगा। तो एक बात मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बता रही हूँ, आप कभी भी किसी एक्ट में डेफिनेशन को लिखो और आपको उसका सब सेक्शन नहीं याद हो तो जस्ट यूज और कॉमन सेंस, आप सेक्शन 2 लिख आओ, सब सेक्शन मत लिख के आओ, कम से कम गलत तो नहीं होगा और ये भी हो जाएगा कि सेक्शन लिख के आए, एग्जैक्ट नहीं लिखा लेकिन गलत भी तो नहीं लिखा, समझ रहे। तो ये हमेशा याद रखो कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होंगी। वो एक अलग बात है कि अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग सब सेक्शंस में होंगी। तो जैसे अभी मैंने बताया, प्रपोजल है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में है, प्रॉमिस है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में है, ऐसे ही कंसिडरेशन है जो कि प्रॉमिस के लिए उसका रिटर्न क्या होगा, कितने रुपए या कितना उसको गिफ्ट मिलने वाला है या जो भी कुछ उसको फायदा होने वाला है, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में कवर होता है। एग्रीमेंट, यानी दोनों जब पार्टी एक ऑफर करे और दूसरा उसकी अपने कंसेंट दे दे, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट हो जाना, उस एग्रीमेंट के लिए सेक्शन है 2 सब सेक्शन ई। आगे बढ़ते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइड एग्रीमेंट आता है जी में, सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में, और कॉन्ट्रैक्ट जो मेजर पार्ट है आपका वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में। हर चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऑफर से शुरू होते हुए और कंसिडरेशंस को साथ में लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट तक आई है। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, आने वाले वीडियोज में मैं ये शामिल करूंगी। और वॉइडेबल एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास सेक्शन कवर होता है सेक्शन 2 सब सेक्शन आई, और लास्ट में लेते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए कहा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन जे। ए से जे तक हम आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़े हैं। अगर आपको एक बकायदा टेबल के जरिए आप इसे याद रखेंगे तो कोई डाउट नहीं कि आपका इसमें गलत हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ सैलेंट फीचर्स की बात करती हूँ। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, देखो एक बात बता रहे हैं हम आपको, ये कहते हैं 10 फीचर है, 10 बातें आप हमेशा याद रखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की 10 बातें याद रख लो। सबसे पहले मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्टीज, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने बोला 2 पार्टीज, मैंने 2 पर्सन नहीं बोला, इट मे बी 2 पर्सन बट इट मे बी मोर देन 2 पर्सन, पर पार्टीज तो 2 ही होंगी, कम से कम 2 पार्टी होंगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर दूसरी जो फीचर की बात करती हूँ, कॉम्पिटेंट पार्टीज, केवल पार्टीज का होना काफी नहीं है, उन पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, यानी योग्य होना।
यानी उनका अनुबंध करने के लिए उनकी योग्यता है कि नहीं है। तो उस योग्यता में आपको मैंने बता दिया, एक तो केस लो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष कोलकाता का केस है, 1903 का केस है, इसको कतई नहीं भूलना है, याद रखना ही रखना है। और दूसरी चीज याद रख लो, 3 बातें होती हैं कॉम्पिटेंसी में, एक मेजॉरिटी, नंबर 2 साउंड माइंडनेस यानी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और नंबर 3 नॉट डिक्लेयर्ड एज नॉन कॉम्पिटेंट, उसको अयोग्य घोषित ना किया गया हो। जैसे कोई देश का दुश्मन हो, उस दुश्मन है, मेजर भी है वो और साउंड माइंड का भी है, लेकिन देश की सरकार ने ये कह दिया कि इस व्यक्ति से आप कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई व्यापारिक अनुबंध नहीं शामिल करेगा। अब ऐसे में अगर मिस्टर बी जाकर के उस देश के दुश्मन के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और बीच में कोई डिफॉल्ट हो जाता है और अब वो कोर्ट की सहायता लेकर के चाहते हैं कि मुझे तो आप रिलीफ पहुंचाइए, तो सीधी सी बात है, ये तो भैया कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में नहीं था। जब सरकार ने ये कह दिया था कि ये व्यक्ति लायक ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने इस व्यक्ति के साथ में क्यों किया कॉन्ट्रैक्ट? तो इसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो सकता है या कोई और इंसॉल्वेंट व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसकी आगे लिस्ट आएगी, मैं बहुत सारी चीजें आपको अलग से बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो फीचर है ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव करना और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है उस प्रस्ताव पर स्वीकृति। बिना प्रस्ताव के स्वीकृति नहीं हो सकती और बिना प्रस्ताव और स्वीकृति के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। देखो एक चीज याद रखो आप, फर्स्ट कम्स ऑफर, then comes acceptance, it makes agreement, and when it is included with the enforceability of the law, it becomes a contract. क्या मैंने बोला? सबसे पहले प्रस्ताव होगा, उस प्रस्ताव पर स्वीकृति होगी, स्वीकृति जब हो जाएगी तो वो समझौता बन जाएगा, समझौता पे जब अब कानून की बात आगे सामने शामिल हो जाएगी तो वो अनुबंध बन जाएगा। बिल्कुल 1 बाय 1 आगे बढ़ते हैं चीजों में। अब एक और फीचर बता रही हूँ, इंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉ की बात करो और इंटेंशन की बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो अगर मेरा इरादा ही आपको धोखा देने का था तो कितना भी मैं साफ वर्क कर रहा हूँ, फेयर वर्क कर रहा हूँ, मगर मेरा इंटेंशन अगर क्लियर है कि मैं आपको धोखा देना चाहता हूँ, तो यही चीज साबित कर दी जाएगी कि इनका इंटेंशन ही शुरू से ऐसा था कि ये मेरे को धोखा देना चाहते थे। तो सीधी सी बात है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनका अलग से एनालिसिस होगा। तो यहाँ पे ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ साथ इंटेंशन। इंटेंशन फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, किसी को धोखा देने का इंटेंशन लेकर के अगर आप किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जा सकता। अब एक और फीचर की बात करती हूँ, कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड। और कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, इन रिटर्न ऑफ, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। एक बात यकीन मान लीजिए, इस जमाने में हम जो जी रहे हैं, हम हमेशा कोई भी जो काम कर रहे हैं हम किसी एवज में कुछ कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? जैसे मैं अभी आपको वीडियोस दे रही हूँ तो मैं आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं। सिंपल चीज है, ठीक है। इससे ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल इस मामले में और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कंसिडरेशन का मतलब है इन रिटर्न ऑफ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बिना कंसिडरेशन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं गया है। इट मस्ट बी अ कंसिडरेशन। मिनिमम मैक्सिमम कुछ अलग बात हो सकती है, मैं 2 रुपए के पीछे किसी के लिए मैं मेरी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि 2 रुपए के पीछे आप अपनी जिंदगी कैसे किसी को दे सकते हो, मुद्दा ये है क्या मैं 2 रुपए के पीछे ही दे रहा हूँ ना कुछ तो मोटिव है ना मेरा उसके लिए कि मैं अपनी जिंदगी किसी को दे रहा हूँ। बस कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक और बात आती है फ्री कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता नहीं सकती कि फ्री कंसेंट आपको कहाँ तक लेके जाएगा। सेक्शन 13 से लेकर के और सेक्शन 22 तक जाता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पसंदीदा विषयों में से एक है फ्री कंसेंट, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। फ्री कंसेंट 5 चीजों से मिलकर बनती है, अगर इनमें से 5 में से कोई भी एक अगर प्रेजेंट हो जाए तो कंसेंट फ्री नहीं रहती है। और फ्री कंसेंट को शुद्ध मतलब देसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, स्वतंत्र सहमति, यानी बिना किसी दबाव के दी गई सहमति। अगर आप मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और मैं किसी दबाव में आकर, हो सकता है आप मेरे को मेरे जान के एवज में कोई डर दिखा दो, कोई दबाव दे दो, कोई मारपीट की धमकी दे दो, इस एवज में मैं हाँ कर दूं क्योंकि आप हाँ ही करवाना चाहते थे, पर मैं वास्तव में दिल से हाँ नहीं करना चाहती थी। अगर ये चीज साबित हो जाए कि मैं दिल से हाँ नहीं करना चाहती थी, केवल दबाव में आकर के हाँ करिए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कैंसिल है। फ्री कंसेंट इट मस्ट बी देयर। विदाउट फ्री कंसेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। ये साबित होना चाहिए कि कंसेंट फ्री नहीं थी, ठीक है। तो फ्री कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फीचर है कॉन्ट्रैक्ट का। एक और बात करती हूँ, लॉफुल पर्पस। जैसे कंसिडरेशन की बात कही थी, ऐसे ही लॉफुल पर्पस होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, वैधानिक उद्देश्य है या अवैधानिक उद्देश्य है? मान लीजिए कि मैं आपसे किसी व्यक्ति से रिवॉल्वर खरीदने का इरादा रखती हूँ, और उस रिवॉल्वर खरीदने के साथ साथ मैंने खरीदा, 2 लाख रुपए में एक रिवॉल्वर खरीदा, और मैंने साथ में आपको ये और बता दिया कि मेरे को किसी को जान से मारना है।
अब ऐसे में मुझे पता है और आपने उसको बेच दी, तो मान के चलना अगर ये साबित हो गया तो आप भी डिफॉल्टर हो जाओगे, यकीन मान लेना। तो लॉफुल पर्पस होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है जो रिवॉल्वर या आर्मामेंट्स जो होते हैं वो लाइसेंस ही होने चाहिए, विदाउट लाइसेंस इलीगल इसीलिए कहा जाता है। आपको समझ में आएगा लॉफुल पर्पस कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आपका वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, किसी को धोखा देना नहीं होना चाहिए, कानून को भी धोखा देने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब एक और बात पर कहता है, एक और फीचर है कॉन्ट्रैक्ट में, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप जब साइन करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा, इसकी निश्चितता होनी चाहिए कि ये पूरा हो जाएगा। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि ये तुम 5 लाख रुपए दे देना, मैं तुम्हें जमीन बेच दूंगी, तो बहुत आसान है, 5 लाख रुपए तुम दे दो और मैं जमीन तुम्हें बेच दूंगी। पर मैं ये कह दूं कि जब बारिश आ जाएगी तब मैं तुम्हें मान लो फसल बेच दूंगी, अरे तो बारिश आ जाएगी, किस समय बारिश आ जाएगी? गेहूं की फसल के टाइम पे आप किसी दूसरी फसल की बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो चीज है ये कहता है कि अगर आप किसी को ये कह दो कि 24 घंटे होते हैं दिन में, आप ये कह दो कि 27वें घंटे पे मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी उस दिन के, अरे 27वां घंटा संभव ही नहीं, 24 ही घंटे में बटा हुआ है हमारा दिन, तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस है। ये कहता है सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कोई भी ऐसी घटना जो आप में शर्त के रूप में मान रहे हो या डाल रहे हो, वो घटना निश्चित होना चाहिए, अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, और उसकी पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा घंटे के 24 ही होते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 27वें घंटे के लिए कोई चीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक लास्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी वैधानिक औपचारिकताएं। जो वैधानिक औपचारिकताएं जैसे रिटर्न में होना चाहिए, साइन हुए हुए होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होनी चाहिए। तो अगर ये ऐसी होती हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैंने आपको 10 फीचर बताए हैं, एक बार रिवीजन दे रही हूं मैं आपको, जो 10 फीचर आपके कॉन्ट्रैक्ट में बताए हैं। सबसे पहले मिनिमम टू मिनिमम 2 पार्टीज, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंट पार्टीज, नंबर 3 ऑफर और एक्सेप्टेंस, नंबर 4 इंटेंशन, नंबर 5 कंसिडरेशन, नंबर 6 फ्री कंसेंट, नंबर 7 लॉफुल ऑब्जेक्ट, नंबर 8 वॉइड, नंबर 9 सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड नंबर लास्ट 10 जो कहता है वो कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज। मैंने जो ये जो 10 फीचर बताया ना, इस 10 फीचर में अगर आपने 10 याद रख लिया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आंसर में कि ये जो इसके साइलेंट फीचर है कॉन्ट्रैक्ट के, आप यकीन मान लेना आपके आंसर में वेटेज कमाल की आने वाली है। और उसके साथ में आप ये केस लॉ जरूर इंट्रोड्यूस कर देना। मैं हमेशा आपको मेरे वीडियोज में ये चीज़ का सजेशन देती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए और अपने आंसर में अप्लाई करने की पूरी कोशिश कीजिए। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियो याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये मैटर समझ में ही आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि आपका मैटर बहुत साउंड होने वाला है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं पूरी मेहनत के साथ और एनर्जी के साथ आपको मेरे वीडियोस शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये पसंद भी आएंगे और आप अपने आंसर में इसका फायदा भी उठाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।